हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम अपना चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी है, चाहे अपना एमपी टेट वर्ग 1 है, तो वहाँ पर नेशनल इनकम एक टॉपिक है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और आज जो ये पीपीटी है, ये हमारी मतलब इसका जो मेन सोर्स है वो हमारे जो राइटर हैं सुभाष दे जी, उनकी जो है ये पूरा का पूरा सोर्स ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं की सोर्स ऑफ मटेरियल से डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अच्छा, ये जो टॉपिक है इट विल बी हेल्प यू इन योर यूपी टीजीटी पीजीटी एंड एज वेल एज एमपी टेट वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और केवल इन दोनों का ही नहीं, नेशनल इनकम अगर आप देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वहाँ का जो उसका मेन मोटिव क्या है। उसका मेन मोटिव है कि अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक इंक्लूड होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है। आप केवल ये देख लो कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। अगर है तो ये टॉपिक आपके लिए है, और अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। क्लियर? तो ये एक सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि ये इसके लिए है या नहीं है। सिलेबस सबके पास होता है सिलेबस सबके पास होता है। आपको कंटेंट्स पता होते हैं कि क्या चैप्टर्स हैं, कौन सी यूनिट्स हैं, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। उसके बेसिस पर आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि आपका नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। अगर है तो फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम नेशनल इनकम को सीख सकें। और इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को। तो चलिए समझते हैं, सीखते हैं और कुछ नई बात करते हैं। यहाँ पर मैं दो चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। एक बात डिस्कस कर देता हूँ, क्या है? एक हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो वो आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी कहलाती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी कहलाती है। तो दोनों में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बताना था लेकिन मैंने पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं है। तो आज हम सबसे पहले फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, तो दो गुड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं साहब? फाइनल गुड्स जो बन करके तैयार है और इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी अंडर द प्रोसेस है। ठीक है साहब? तो फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स क्या है? जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। मैं लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स फाइनल प्रोडक्ट। मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स फाइनल प्रोडक्ट। मेरे सामने मोबाइल फ़ोन रखा है, दैट्स फाइनल प्रोडक्ट। मेरे पास पेन टैब रखा हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट। मैंने टी शर्ट डाला हुआ है, दैट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, दैट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। कोई भी फाइनल प्रोडक्ट, चाहे आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करता हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो, दोनों ही तरह के गुड्स को क्या कहा जाता है? फाइनल गुड्स कहा जाता है। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? आपका स्कूल है, आपने स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए कुछ नई बसेस खरीदी। आधी अधूरी बस खरीदोगे क्या? पूरी बस खरीदोगे ना? उसको क्या बोला जाएगा? बोलो फटाफट से, क्या बोला जाएगा? उसको फाइनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मिल्क परचेस्ड फॉर हाउस होल्ड, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, ब्लैक बोर्ड, but there are so many things which are considered as the household for the household or the enterprises considered as the final goods. Intermediate क्या? इंटरमीडिएट क्या है? उन्हें हम किसी दूसरे, उनको प्रोसेस करके, उनको क्या करके, उनको प्रोसेस करके हम किसी दूसरे मटेरियल में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे, है ना? जैसे आपने चाय के साथ बिस्किट तो खाए ही होंगे।
अब भाई साहब बिस्किट फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन वो बन किससे रहा है? वो फ्लोर आटे से बन रहा है, तो उसके लिए आटा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। उसके लिए आटा क्या हो गया? उसके लिए आटा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। आलू की टिक्की बाजार में आपने खाई होगी, तो उसके लिए आलू क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो ये क्या है? ये हमारे रॉ मटेरियल हैं। तो जब हम रॉ मटेरियल को रिप्रोड्यूस करके कुछ नया गुड क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। क्लियर हो गई कहानी? क्लियर है कहानी ये वाली? ठीक है ना? यस। चलिए, ये सब के सब जो है हमारे, जैसे चौक, डस्टर, ये सब क्या है? हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। पेपर परचेज बाय पब्लिशर, इंटरमीडिएट गुड्स है। सारी चीज़ें है ना? तो सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्लियर कहानी? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो अब सवाल ये आता है कि नेशनल इनकम में कौन सी गुड्स यूज की जाती है? कि इंटरमीडिएट गुड्स यूज की जाती है क्या? नहीं। नेशनल इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। विच टाइप ऑफ द गुड्स आर इंक्लूड्स इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम? फाइनल गुड्स। सिंपल। क्लियर हो गया कहानी? यस। आगे बढ़ते हैं। एक होता है कंजम्पशन गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। दोनों फाइनल गुड्स की, ये फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आप इनको रख सकते हो। फाइनल गुड्स, देखो गुड्स दो तरह की होती है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स को आप कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। कंजम्पशन क्या है? जो सिंगल यूज्ड है। कंजम्पशन क्या है? जो सिंगल यूज है। मैं मार्केट गया, ब्रेड खरीदी, ब्रेड खा ली। मैं मार्केट गया, छाछ मट्ठा खरीदा, मट्ठा पी गया। मैं मार्केट गया, दूध का पैकेट खरीदा, दूध पी गया। क्या इनसे आप किसी भी चीज का प्री प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को कंजम्पशन गुड्स कहा जाता है। तो सर कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स क्या? कैपिटल गुड्स जिनकी हेल्प से जो रॉ मटेरियल है उनको ट्रांसफॉर्म करके प्रोड्यूसर कुछ दूसरी गुड्स को बनाता है, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जा रहा है? उनको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। यस, क्लियर होगी कहानी? उनको क्या बोला जा रहा है? एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? जो लंबे समय तक चल रही हैं। चौक क्या ड्यूरेबल है? नहीं, वो नॉन ड्यूरेबल है। आप चौक से लिखो, खत्म हो जाएगा। दूध ड्यूरेबल है? नहीं, एक दिन आप उसको उबालो मत, खराब हो जाएगा। दही ड्यूरेबल है? नहीं, सुबह से शाम तक में इकट्ठा हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? नॉन ड्यूरेबल है। कैसी हैं? नॉन ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल कौन सी होती हैं? आपने सोफ़ा सेट खरीदा, आपने एसी खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी, क्या हर दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद गाड़ी को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है क्या? नहीं ना। आपने टमाटो केचप खरीदा, जब आपने टमाटो केचप खरीदा तो उसकी एक्सपायरी है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। दवाई आई ड्रॉप्स है, आई ड्रॉप्स खोलने के बाद वो 1 महीना चलती है। ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है? नॉन ड्यूरेबल है या ड्यूरेबल है? बताओ कैसी गुड्स हैं वो? ड्यूरेबल के नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल है ना? समझ में आ गया? ड्यूरेबल जो लॉन्ग पीरियड तक चल रही हैं, 1, 3, 4, 5, 7 दिन तक चल जाती हैं। और जो हमारी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक जैसे आपने एक ऐड देखा होगा ड्यूरेबल बैटरीज वाला, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली बैटरीज, वहाँ से याद रख लो, है ना? क्लियर हो गया कहानी? इन्हीं के बेसिस पर फाइनल और कंजम्पशन गुड्स बनते हैं अपने। क्लियर हो गया? यस, एग्री। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंजम्पशन गुड्स आ गया। कंज्यूमर के लिए जो गुड्स बने। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक एग्जांपल लिया। स्कूल के लिए हमने बसेस खरीदी। किसके लिए हमने बसेस खरीदी? स्कूल के लिए हमने बसेस खरीदी। स्कूल के लिए जो हमने बस खरीदी है, क्या मैं उनका पर्सनली कुछ यूज़ कर सकता हूँ? आप कहोगे नो सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या मैं उसका स्कूल के लिए यूज़ कर सकता हूँ? आप कहोगे यस सर। तो वो क्या कंज्यूमर के लिए बनी है? आप कहोगे नहीं सर। क्या वो प्रोड्यूसर के लिए बनी है? यस सर, स्कूल इज़ अ प्रोड्यूसर हु इज़ प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज।
ऑफ एजुकेशन। क्लियर हुई बात? यस। मेडिसिन क्या है, ड्यूरेबल के नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल है। कंजम्पशन है कि कैपिटल है? कंजम्पशन गुड्स हैं, राइट? क्लियर? चलो आगे आ जाओ। कैपिटल गुड्स क्या है? ड्यूरेबल है, 5 साल 7 साल चले जा रही हैं, चले जा रही है, चले जा रही हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। गाड़ी खरीद ली, 3 4 5 7 साल तक आराम से इससे निकालेंगे, उसके बाद नहीं खरीद लेंगे, उसको भी जलाएंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। घर कैसा है? ड्यूरेबल है। समझ जाया करो बस, ठीक है? क्लियर है कहानी? चलो, हालांकि अब यहां पर कहानी क्या है, अब देखो, अब आप कहोगे सर गाड़ी है, आपने, चलो हमें, आप बहुत होशियार बन रहे हो, हमने एक एग्जांपल लिया सर कार। अब बताओ सर, ये कार जो है ये कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है? बताओ सर, चलो सर बताओ, ये कंज्यूमर गुड है कि कैपिटल? देखो, अगर कार का यूज पर्सनल काम के लिए हो रहा है तो कैसी है? कंज्यूमर गुड्स है। अगर इसको आपने टैक्सी बना दिया, कैपिटल गुड्स है। अगर जैसे स्टिचिंग मशीन होती है, सिलाई की मशीन होती है, घर में रखी है, उसका प्रयोग केवल आप घर के कपड़े अगर फट जाते हैं या थोड़ी बहुत चीज़ें उधड़ जाती है उसको सिलने के लिए कर रहे हो तो वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर वहीं टेलर उसका यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड्स है। ब्रेड अगर आप घर पे लेकर के टोस्ट बनाया, खा लिया, रेस्टोरेंट में कंज्यूमर गुड्स बन गई। रेस्टोरेंट वाला ब्रेड लेकर के गया, टोस्ट बना करके आपको 70 रुपये का 2 टोस्ट दे रहा है और एक चाय दे रहा है 30 रुपये की, 100 रुपये में, तो वो क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ यूज के ऊपर। इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। स्टॉक एंड फ्लो, देखो स्टॉक एंड फ्लो, फ्लो 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 फ्लो, क्या? फ्लो 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 फ्लो। फ्लो माने जो चेंजेबल है, जो क्या है? चेंजेबल है। स्टॉक क्या है? देखो, पानी बहता 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 वहाँ तक पहुँचा, फ्लो है। पानी आकर के यहाँ पर जमा हो गया, स्टॉक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पीछे से पानी निकला, आगे बढ़ा, फिर उस डैम से आगे होता हुआ आगे निकल गया, फ्लो हो रहा है। अब किसी डैम पर रोक लिया तो वहाँ पर कितना पानी जमा हो गया है? इतना पानी जमा हो गया है, इतने मीटर की श्रेणी में पानी आ रहा है, तो वो क्या हो गया? स्टॉक हो गया, है ना? मेरे बैंक अकाउंट में पिछले 1 साल में इतने रुपए की ट्रांजेक्शन हुई, फ्लो है, मेरे अकाउंट का बैलेंस इतना है, क्या है? स्टॉक है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे कैपिटल स्टॉक होता है, वेल्थ स्टॉक होता है, मनी सप्लाई, पॉपुलेशन, इन्वेंटरी, फॉरेन डेब्ट, बिल्डिंग, मशीन, फैक्ट्री, बैलेंस इन बैंक अकाउंट, सारे के सारे क्या हैं? सीधी कहानी सुनो सुनो सुनो, सीधी एक लाइन में बात बता रहा हूं। जो भी चीजें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर काउंट होंगी या मेजर होंगी, उन सबको क्या कहा जाएगा? स्टॉक कहा जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और जो ओवर अ पीरियड मेजर होंगी उनको फ्लो कहा जाएगा। जीडीपी, प्रोडक्शन, आउटपुट, सेल, सेविंग, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन मनी सप्लाई, वैल्यू एडेड, सारे के सारे क्या हैं? बोलो क्या है सारे के सारे? नेशनल इनकम क्या है? फ्लो के स्टॉक, कमेंट करो। नेशनल इनकम क्या है? स्टॉक के फ्लो, फटाफट कमेंट करो। सीधा सीधा समझना है। टैंक है, टैंक फिल्ड हो गया वाटर से, फ्रॉम आर टैप द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग इनटू द टैंक, क्या क्या है? क्या कह रहा है? 1 मिनट में इतना पानी भर जाता है, फ्लो है, और इतना पानी भर गया है 1 घंटे के बाद, ये क्या है? स्टॉक है। कहानी समाप्त। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सेशन को शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, भूल तो जाना मत। हाँ, भूल तो जाना मत। अच्छा, ये तुम्हें दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 सेकंड रुकना भाई। तनिक ठहरो जरा। मेरे ख्याल से तो दिख रहा होगा सब कुछ। यस 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 यस, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, चलो। ठीक है साहब,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, 11th क्लास में या आपने अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप के? हाँ पढ़े थे ना। उसमें क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता था। हाँ होता था, होता था ना। चलो ठीक है, ध्यान रखने से वाली बात को आगे काम आएगी। इन्वेस्टमेंट क्या है, बोलो फटाफट से, इन्वेस्टमेंट क्या है साहब? व्हाट इज इट मीन बाय इन्वेस्टमेंट? किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह में जब कोई बल्क अमाउंट किसी भी एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लगाई जाती है, उस अमाउंट को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जिसे गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया, इन्वेस्टमेंट है, 250 करोड़ का, 400 करोड़ का, 700 करोड़ का, है ना। मुकेश अंबानी जी ने कहा हम यूपी के अंदर 1000 करोड़ रुपया जो है लगाएंगे, नई फर्म खड़ी करेंगे, नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे। क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, 10 नए हॉस्पिटल्स खड़े किए जाएंगे। क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। जेवर में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। मैं नई फ्रेंचाइजीज खड़ी करूंगा, मैं 10 नई फ्रेंचाइजीज खड़ी करूंगा। क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? जो भी आपकी फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? सही है। तो कोई भी, अच्छा केवल, अच्छा तो मॉनेटरी और फिजिकली है ना। जैसे मैंने कहा इतना इन्वेस्टमेंट मैं लगाऊंगा, इतना पैसा मैं लगाऊंगा, वो भी क्या? इन्वेस्टमेंट है। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना, वो भी इन्वेस्टमेंट है। बैंक में पैसा जमा कर देना, वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। एज अ होल, एज अ होल, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए डेप्रिसिएशन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर यही बनेगा, एक जो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, आपको मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं, और जब मैं ऊपर आ जाऊँगा तो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ दिख जाएगी। ये पता नहीं क्यों एग्जामिनर का बड़ा प्यारा सा और इम्पोर्टेंट है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ड्यू टू वियर एंड टीयर। अब वियर एंड टीयर तो ये देते नहीं है, अब ये देते हैं क्या? फोरसीन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है? या तो वियर और टीयर के कारण किया जाएगा, या फोरसीन ऑब्सोलेंस के, फोरसीन ऑब्सोलेंस के कारण किया जाएगा। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, पीपीटी बेशक ये वाली आपकी, ये वाली बेशक आपकी किसमें है? किसमें है? इंग्लिश में है, लेकिन सारी एक्सप्लेनेशन क्या है? हिंदी में दूंगा। सारी एक्सप्लेनेशन क्या है? हिंदी में है। ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है? पुराना हो जाना। ये देखो, पुराना हो जाना। कहीं पर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका मतलब बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। ठीक है ना। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? बेस, हालांकि इसमें ऐसी कोई टर्मोलॉजी इंक्लूड नहीं हुई है जहां पर जो चीज़ आपको ना समझ में आए। सारी एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही जा रही है भाई। तो अगर किसी की भी कैपिटल में, किसी की भी पूंजी में अगर किसी भी तरह की घिसावट हो जाती है, उसमें जो कमी आ रही है, उसके कारण क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, जिसको हिंदी में ह्रास कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलो यस। अगर यस तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, जल्दी। अब समझो, दो चीजें समझने वाली बात है। क्या क्या समझने वाली बात है साहब?
डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा कैसे? देखो, आपने एक मशीन खरीदी, मशीन की वैल्यू है 50 लाख रुपए, चलो 5 लाख ले लो, 10 साल तक मशीन चलेगी। कितने साल तक मशीन चलेगी? 10 साल तक। साल के 10 साल के अंत में ये मशीन जो है 10,000 रुपये में आप बेच दोगे, तो मशीन से कितना रुपया मिल जाएगा? 10,000। कितने साल तक चल रही है? 10 साल तक चल रही है। इसका मतलब क्या है? 50 लाख में से तो कितना बचा? 4,90,000 रुपये। 4,90,000 डिवाइडेड बाई 10, 49,000। यस, 49,000। तो 49,000 जो है, 49,000 जो है वो 10 साल तक हिरास लगेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी ख़त्म हो जाएगी? हर साल 4,90,000, और मशीन की वैल्यू कितनी बची? 10,000, जिसमें आप उसको क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। इसी को क्या बोला जाता है? स्क्रैप वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अवशेष की जो भी है इसको कहेंगे, है ना, अवशेष कीमत, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर कहानी? चलिए, कबाड़ मूल्य, रद्दी मूल्य, कुछ भी नाम दे दो, जो भी आपका मन करे, क्या दिक्कत है? बोलो, बात समझ में आ गई? तो हिरास निकालने के लिए कभी कभी दे देगा आपको। वैसे तो अकाउंट्स में हमने ये डिस्कस किया था कैसे निकलता, बट फिर भी यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर लिया। देखो, सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या लिख रहा है भूल जाओ, यहाँ पर क्या लिख रहा है भूल जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? अगर एग्री कर रहे हो माने सकल लाभ माइनस ह्रास बराबर किसके होता है? शुद्ध लाभ के। कितने बच्चे सहमत हैं? अगर सहमत हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तो आप कहोगे सर सकल लाभ में से तो बहुत सारी सैलरी, फ्राइट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फी, लीगल फी, ये फी सब। अरे भाई सुनो, रुक जाओ, होल्ड। आपको कुछ नहीं दिया हुआ, आपको केवल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। क्या करोगे? सर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यही तो मैंने किया है। तो अगर, कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ग्रॉस से, किससे? ग्रॉस से नेट की वैल्यू पर जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। यस, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और इतना ही खत्म नहीं होगा, ग्रॉस की वैल्यू भी पूछ सकता है, और अगर आपको ग्रॉस की वैल्यू पूछ रहा है और नेट की वैल्यू दी हुई है तो आपको नेट की वैल्यू में डेप्रीसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। कहानी समझ आ गई? कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए, ये सब वही था जो मैंने आपको बताया था। क्लियर है? ठीक है, ये सब डेप्रीसिएशन को इस तरह से हम डिफाइन किए कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन जो है दे देता है। कई बार, ज़्यादातर तो वो या तो वियर एंड टियर देता है या ऑब्सोलेंस वाले देता है। कांगे ऑब्सोलेंस, कांगे 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 कांगे, इसमें डी दे रखा, बद दे दो, अपना क्या जाता है। ये आ गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। 3 सेक्टर होते हैं। हाँ जी साहब, 3 सेक्टर होते हैं। हमने कब मना किया? 3 सेक्टर नहीं होते हैं, बिल्कुल 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और सर टर्शियरी सेक्टर होते हैं। सबको पता है? हाँ जी सबको पता है। कैसे पता है? सर हमने बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस ली थी अधिगम मंत्रा पर, वहीं से पता है हमें। 3 सेक्टर होते हैं, वहाँ करे थे उन्हें। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में क्या होता है?
प्राइमरी में हमारा नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों का उत्पादन होता है। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में जो प्राकृतिक उत्पादन हुआ है उनसे कुछ चीज़ों को बनाया जाता है। तृतीयक में क्या होता है? जो प्राथमिक और द्वितीयक माने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएगा? बोलो। लैंड, वाटर, सबसॉइल एसेट। अब लैंड वाटर भी बताना पड़ेगा क्या? ग्रोइंग क्रॉप्स, बढ़ती हुई फसलें, मछली पकड़ना, मिनरल्स बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बोलो बच्चे, बोलो क्या है ये सब? ये सब हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं, है ना? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। फॉरेस्ट्री पता है ना क्या होता है? वन 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 से संबंधित है ना। जैसे बड़े बड़े घने घने वन होते हैं तो वहाँ से चंदन लिया जाता है या लकड़ियाँ ली जाती हैं, उनसे फर्नीचर प्रिपेयर किया जाता है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी में तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। क्या क्या करते हो बताओ? चलो बताओ, सेकेंडरी में क्या क्या होता है? सेकेंडरी में हम प्राइमरी से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। क्या 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 बनाते हो? क्या क्या बनाते हो? देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम पहले क्या लेते हैं? हम आटे की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? गेहूं की खेती करते हैं, फिर उससे आटा बनाते हैं। आटा किस में बनेगा? सेकेंडरी में बनेगा। क्लियर हो गया? प्राइमरी में हम कॉटन की इंडस्ट्री जो है कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, और कॉटन से फिर क्या बनता है? थ्रेड बनता है। थ्रेड से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। कपड़े से क्या बनता है? शर्ट्स बनती हैं। ये सारा काम किस में हो रहा है? सेकेंडरी में हो रहा है। लो बात समझ में आ गई? यस। पानी किस में आएगा? प्राइमरी में। पानी से पावर जनरेशन हो रहा है, बिजली बन रही है, किस में आएगा? सेकेंडरी में, है ना। आपने आयरन निकाला, आपने पढ़ा ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को बाहर निकालना। कोयला निकाल रहे हो, कोयले से क्या कर रहे हो? बिजली उत्पादन कर रहे हो, है ना। आयरन निकाल रहे हो, लोहा निकाल रहे हो, लोहे से क्या कर रहे हो? स्टील और या ये सारी चीज़ों से क्या बना रहे हो? नई नई चीज़ें बना रहे हो। क्या है सारी चीज़ें? तो जहाँ भी फैक्ट्रीज आ रही हैं वो सेकेंडरी सेक्टर है। क्लियर कहानी? चलो, टर्शरी, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एजुकेशन, बैंकिंग, टेलीकॉम, हॉस्पिटलिटी, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी लोग सर्विस में हैं, जिन्हें आप कहते हो आप सर्विस में हो क्या, तो वो बोलते हैं हाँ जी हम सर्विस में हैं। तो वो कहेगा कौन सी सर्विस में हो? तो आप वो कहेगा कि साहब हम टेलीकॉम सेक्टर में हैं। अच्छा, ये तो सर्विस सेक्टर है। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ाते हो? हाँ जी हम स्कूल में। आप सर्विस में हो? हाँ जी हम सर्विस में। क्या करते हैं आप? हम गवर्नमेंट टीचर हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है, सर्विस में हैं आप। ये तो सर्विस सेक्टर हो गया। क्या कर रहा है ये? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के गुड, एक से दूसरी जगह पर नहीं जाने की हैं, बिना कम्युनिकेशन से आप बात नहीं कर सकते, बिना बैंकिंग के आप पेमेंट रिसीव और पेड नहीं कर सकते, बिना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के आप सही से अपने जो बिजनेस है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब बताओ, होटल से नहीं होंगे तो मीटिंग कहाँ करोगे भाई? करना पड़ेगा। सारा कुछ क्या कहलाएगा? टर्शरी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 2 टर्म्स और डिस्कस करेंगे। क्या कौन कौन से टर्म्स हैं सर बता दो हमें, हम कर लेते हैं। टर्मोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग, समझ आ रहा है ना? आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटे? आज हम लोग टर्मोलॉजीज ही डिस्कस कर रहे हैं, ना। तो टर्मोलॉजीज हम लोगों को डिस्कस करना है आज, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ टर्मोलॉजीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सब्सिडी क्या होता है? तो साहब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे
सबको हटा करके जीएसटी आ गया, पहली चीज। ओके, अब जीएसटी क्या होता है सर? जाके यूट्यूब पर देखो, अधिगम मंत्रा जीएसटी मैंने डाला हुआ है, उसको देखो आप, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि उसका मैकेनिज्म क्या है करंट का। अच्छा सर, अगर हमें पता ना हो कि किस कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, तो फिर सर कैसे आप बता दोगे? क्या बता दूंगा, मेरा क्या जा रहा है भाई, तुम्हारे लिए ही तो बैठा हुआ हूँ। बस तुम सेशन तो लाइक किया मत करा करो, शेयर भी मत किया करो, है ना? चलो कर दो फटाफट से। तो लगभग 17 और 21 तरह के सेस और जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो लगा करते थे, जिनको हटा करके जो है जीएसटी लेकर के आ गए हैं। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं? जीएसटी की काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी कब आया था? अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है? इन सबसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो बन सकते हैं। किन किन टैक्सेस को हटा करके जीएसटी लेकर के आ गया, वो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस हैं, कहाँ तक याद रखोगे। फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर लिखे हुए हैं इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जिनमें से एक्साइज ड्यूटी, सर्विस। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, एक्साइज ड्यूटी हटाई गई है, कस्टम ड्यूटी नहीं हटाई गई है। तो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में अंतर होता है, ये ध्यान में रखना। एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में क्या होता है बेटे? अंतर होता है, ये ध्यान में रखना। कई बार यहाँ से जरूर क्वेश्चन बन सकता है कि एक्साइज ड्यूटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम इन केस ऑफ द जीएसटी, मतलब जीएसटी में से निम्न में से किसको नहीं हटाया गया है? एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाया गया है उसको, सर्विस टैक्स हटाया गया है, ऑक्ट्राई ड्यूटी हटाया गया है, वैल्यू एडेड टैक्स हटाया गया है, कस्टम ड्यूटी नहीं हटाई गई है। वही क्या कहलाता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी क्या है? कस्टम ड्यूटी में क्या हो रहा है, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो आपका कस्टम ड्यूटी लगता है। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ लें। सब्सिडी क्या होता है भाई? सब्सिडी देखो, सब्सिडी में क्या है, देखो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो सब्सिडी में क्या होता है, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों के घर में सिलेंडर आता होगा, ठीक है, आप लोगों के घर में सिलेंडर आता होगा। अब सिलेंडर का काम क्या है? बोलो, सिलेंडर का काम क्या है? गैस पकाना है ना, गैस पकाना, खाना पकाना है ना। गैस सिलेंडर का काम क्या? खाना पकाना। अब मान के चलो कि गैस सिलेंडर आपका 1200 का आ रहा है ना, लेकिन वो आपको पड़ रहा है 800 रुपये का। अब पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है वो छोड़ दो, पहले पड़ रहा था, तो 800 रुपये का पड़ रहा है, तो आपको कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है? 400 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्या कंपनी को 400 का नुकसान होगा? नहीं होगा। ये 400 रुपये कौन देगी? कंपनी को सरकार देगी। तो इसका मतलब क्या है? ये सब्सिडी है ना, ये क्या है? सब्सिडी है। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस, एग्री? अगर यस तो फटाफट से वीडियो को क्या कर दो? लाइक कर दो जल्दी से। सब्सिडी है ना, सब्सिडी क्लियर हो गया। तो सब्सिडी क्या है? एक तरह का सपोर्ट प्राइस है, जो लोगों को उसे बियर करने में हेल्प करता है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होता है? सब्सिडी बेसिकली आपके मार्केट प्राइस की वैल्यू को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। अभी केवल इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आता है एक मार्केट प्राइस और एक आता है फैक्टर कॉस्ट। देखो, मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस जिस पर आप प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हो। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जितने का प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को पड़ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। मार्केट प्राइस क्या है? जो आप मार्केट में लेने जा रहे हो जिस प्राइस पर। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो वास्तव में किसी भी प्रोड्यूसर को पड़ रहा है सब्सिडी वगैरह हटाने के बाद। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी? अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई तो अभी क्या है? टर्मोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। एक होता है फैक्टर इनकम, एक होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम क्या है? देखो, ये हमारे हाउस होल्ड हैं, ये हमारी फर्म्स हैं, ठीक है। हम कुछ फैक्टर्स जो है फर्म्स को देते हैं, हम कुछ फैक्टर्स जो है फर्म को देते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? देखो, एक तो लैंड, एक कैपिटल, ठीक है,
एक लैंड, एक कैपिटल और एक क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। एक लैंड हो गया, ये हो गया, और एक हो गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ज़मीन, पूंजी, रोजगार और ये देखो ये क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन फर्म में गई है चारों के चारों, उससे यहाँ पर कुछ 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 हुई है ना। उससे क्या हुआ, उससे उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उसे मार्केट में लेकर के आए, हाउस होल्ड ने उस प्रोडक्ट को खरीदा और पैसा पैसा फर्म्स को दिया। पैसा किसके पास आया, फर्म्स के पास आया, और जो पैसा फर्म्स के पास आया उसको उन्होंने फैक्टर इनकम के रूप में किसको दे दिया, हाउस होल्ड्स को दे दिया। जिससे उन्होंने लैंड, ज़मीन ऑक्यूपाई की थी उसे रेंट दे दिया। जिससे उन्होंने कैपिटल, पैसा दिया था उसको इंटरेस्ट दे दिया। और जिसको उन्होंने और जिसने उन्हें सर्विस माने मजदूरी या मजदूर कह लो, एक तरह से लेबर एम्प्लॉयमेंट कह लो, काम कर रहे थे, उनको क्या दे दी, सैलरी दे दी, वेजेस दे दिया। और जो एंटरप्रेन्योर जिसने रिस्क उठा रखा था उसको प्रॉफिट दे दिया। पूरी इकोनॉमी के अंदर यही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनसे 4 फैक्टर ऑफ इनकम जनरेट होती हैं, और यही क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम कहलाती है। तो अगर आप कुछ काम, एक्टिविटी करने के बाद कुछ मनी जनरेट करते हो तो उसको क्या कहा जाएगा, फैक्टर इनकम कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी किए बिना आप मनी जनरेट कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसफर इनकम कहा जाएगा। जैसे आपको किसी ने तोहफे में एक सोने की चैन दे दी, क्या कह रहे हो, भगवान ऐसे तो सबको दे, कोई बात नहीं देंगे, तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है। वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है, बिना कुछ करे। गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी ऑल आर कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर इनकम। अब सवाल आता है नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर ये समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेंट्री और चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, देखो जो माल आपके पास रखा हुआ है, जो माल तैयारी में लगा हुआ है, जो रॉ मटेरियल आपके पास रखा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, आपका इन्वेंट्री है। यस, क्लियर है कहानी। बिगिनिंग में कितना माल था, एंड में कितना माल बचा, उसके में जो चेंज आया वो चेंज इन इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब है रहतिया, है ना। क्या है रहतिया, माने कितना माल आपके पास कच्चे माल के रूप में रखा है, कितना आपके पास आधा बना हुआ माल रखा है, कितना आपके पास फिनिश्ड माने पूरा बना हुआ माल रखा है, वो क्या इन्वेंट्री है। स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या था और एंड ऑफ द ईयर में कितना चेंज आया है, क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री है। तो चेंज इन इन्वेंट्री का फंडा क्या है, सीधा सीधा क्लोजिंग में से क्या कर दो, ओपनिंग माइनस कर दो। मान के चलो, देखो सुनो, मान के चलो साल के अंत में मेरे पास 50 करोड़ का माल बचा और स्टार्टिंग में मेरे पास कितने का था, 40-45 करोड़ का माल था। तो मेरा जो नेट चेंज आया, इंक्रीज आया, वो कितना हो गया, 5 करोड़ का आया। और अगर मेरे पास 55 करोड़ का माल बच रहा है तो डिक्रीज आ गया, क्या हो गया, 5 करोड़ का डिक्रीज हो गया। क्लियर कहानी यहाँ तक की, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि इन्वेंटरी को कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है, सो इट इज अ स्टॉक वैल्यू, राइट। और इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जाना जाता है। जाहिर सी बात है, कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट तो बन ही जाएगा। और ये फ्लो वेरिएबल है, इन्वेंट्री क्या है, फ्लो वेरिएबल। देखो यहीं से ही चीज़ें बनती हैं ना, यहीं से ही क्या होता है, चीज़ें बनती हैं। बस लगभग लास्ट ही आ रहा है। इसके बाद नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। नेट प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोडक्ट पर लगने वाले जो टैक्स हैं वो नेट प्रोडक्ट टैक्स हैं। और नेट प्रोडक्शन टैक्स क्या है, प्रोडक्शन पर लगने वाले जो टैक्स हैं वो क्या है, नेट प्रोडक्शन टैक्स हैं। बस इसमें केवल इतना ही है, बाकी की चर्चा करेंगे हम अगले उसमें। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चैनल को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
कनेक्ट हो सकें। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के और भी कुछ नए टॉपिक्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।